वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। Chapter 51 You have seduced my wifey। अब तक बेला ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, तभी अचानक कोई लड़का आया और उससे लिपट गया। अब आगे, हे दूर हटो मुझसे, ऐसे चिपक क्यों रहे हो। बेला पहले तो हैरान हुई मगर जल्दी ही वो उस लड़के को खुद से दूर करने लगी। अगर कार्तिक उसे किसी लड़के के साथ ऐसे देख लेता तो वो ना जाने क्या करता। ली हुआ भी अचानक आए उस लड़के को देखकर असमंजस में पड़ गई। हालांकि तन्मय के भावों में कोई बदलाव नहीं आया, तन्मय अब भी शांत था। ली हुआ ने ऊपर से नीचे तक उस लड़के को घूरा। लड़के ने व्हाइट टी शर्ट के ऊपर डार्क ब्राउन लेदर जैकेट और बूट्स पहन रखा था, जो उसकी पत्थर जैसी मजबूत बॉडी और 6 फीट 6 इंच की लंबाई को बखूबी कॉम्प्लेक्स दे रही थी। साधारण विंटर वियर में भी वह लड़का किसी स्वर्ग से उतरे देवता की भांति दिख रहा था। ऊपर से उसकी परफेक्ट जो लाइन में छिपती डिंपल्स उसे देवताओं में भी सर्वोत्तम उपाधि देती थी। बेला को छोड़ने के बजाय लड़के ने उससे और ज्यादा लिपटते हुए कहा, मॉम आई मिस्ड यू सो मच, आप दोबारा हमें कहीं छोड़कर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं। लड़के की बात सुनकर जो बेला पहले हैरान और कंफ्यूज थी, वो एकदम से ठिठक गई। गौर करने पर उसे लड़के से बहुत फैमिलियर फीलिंग आई। बेला ने धीरे से कहा, आदि क्या ये तुम हो। बेला की बात सुनने के बाद आदि को ख्याल आया, उसे ऐसे अचानक आकार बेला के गले नहीं पड़ जाना चाहिए था। अब उसके अंदर बहुत बदलाव आ चुके थे, पहले उसे खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था। आदित्य ने धीरे से अपना सर खुजलाते हुए कहा, हाँ आई एम सॉरी, मैंने आपको डरा दिया, रियली सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। आदित्य की आंखों में बच्चों जैसी मासूमियत देख बेला ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं चार्ली के केबिन में जा रही थी, वहीं चलकर बात करते हैं। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है लेफ्टिनेंट कर्नल, बहुत सुना है मैंने आपकी करतूतों के बारे में। बेला की बात सुनकर आदित्य हल्का शर्मा गया, फिर वो मुस्कुराते हुए बेला के साथ चार्ली के केबिन की तरफ चला गया। बातें तो उसे भी बहुत करनी थी बेला से, मगर अपनी करतूतों को लेकर नहीं। ली हुआ ने उन दोनों की जाती हुई पीठ को देखते हुए तन्मय से पूछा, वो लड़का तो वही बदनाम मिलिट्री मैन है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य कपूर। हम वो वही है, तन्मय ने कहा, जिसे सुनकर ली हुआ के होठों पर सरकास्टिक स्माइल आ गई। ली हुआ धीरे से बुदबुदाई, जैसी माँ वैसा ही बेटा, दोनों के दोनों ही बेशर्म है। मुझे तो कार्तिक कपूर के लिए बहुत बुरा लगता है, एक तो बीवी धोखेबाज निकाली, ऊपर से बेटा भी सरफिरा हो गया। ली हुआ की आवाज बेहद ही धीमी थी मगर तन्मय के तेज कानों से उसके कटाक्ष शब्द बच न पाए। तन्मय को ली हुआ पर जितना गुस्सा आ रहा था, उतना ही उसे तरस भी आ रहा था। उसके बगल में खड़ी सुंदर लड़की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। बड़े बुजुर्ग सच ही कह गए हैं, परिपक्वता और समझदारी प्यार में पागल लोगों के लिए बहुत रेयर एलिमेंट है। चाहे वो इंसान कोई भी क्यों ना हो, प्यार में पड़ने के बाद लोग अक्सर अपनी सोचने की शक्ति खो देते हैं। तन्मय ने धीमे स्वर में पूछा, वाइस प्रेसिडेंट, क्या आपको पता है मैडम रिचर्ड ने रॉकवेव कब ज्वाइन किया था। अचानक पूछा गया सवाल सुनकर ली हुआ तन्मय को अजीब नजरों से घूरने लगी। बेशक उसे इस सवाल का जवाब पता था, पर तन्मय अचानक उससे ये सवाल क्यों पूछ रहा था। तन्मय ने बड़े आराम से कहा, जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने रॉकवेव ज्वाइन किया था, वो भी प्रेसिडेंट के तौर पर। आज के दिन में रॉकवेव में जितनी भी डिफेंस सेक्टर की वेपन्स है, उसमें 80% मैडम रिचर्ड की इनोवेशन है। यहाँ तक कि रॉकवेव का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडिफाई करने के पीछे भी मैडम रिचर्ड का ही दिमाग है। आप जितना सोचती हैं वाइस प्रेसिडेंट, मैडम रिचर्ड की अहमियत रॉकवेव में और चेयरमैन की लाइफ में उससे भी कई गुना ज्यादा है। भावनाओं में बह कोई गलत कदम मत उठाएगा, वरना हराजना आपकी 13 साल पुरानी वफादारी भी नहीं चुका पाएगी। तन्मय की बातें सुनकर जहां ली हुआ की आंखें गुस्से से लाल पीली होने लगी, वहीं तन्मय हल्का मुस्कुराकर चेयरमैन केबिन के अंदर चला गया। तन्मय का ली हुआ से सवाल पूछना और उसे बेला की उन उपलब्धियों के बारे में जानबूझ बताना, जिसके बारे में रॉकवेव से जुड़ा प्रत्येक इंसान जानता था। इसके पीछे तन्मय का एक ही मकसद था, बगैर कोई गलत शब्द का उपयोग किए ली हुआ को उसकी औकात याद दिला देना। ली हुआ को तन्मय पर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, मगर जैसे ही उसने उसके शब्दों के बारे में दोबारा सोचा, वैसे ही उसे अचानक छोटा महसूस होने लगा। तन्मय का कहा गया हर एक शब्द सच था।
भले ही ली हुआ ने 19 साल की उम्र में रॉकवेव ज्वाइन करके बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, मगर उसका रिकॉर्ड 16 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बन चुकी बेला की तुलना में चींटी के बराबर ही तो था। आज 34 साल की उम्र में भी वो रॉकवेव की प्रेसिडेंट नहीं बन पाई थी, मगर बेला तो 16 साल की उम्र में ही प्रेसिडेंट बन चुकी थी। ऊपर से उसने एक बार प्रेसिडेंट बनने के ऑफर को भी ठुकरा दिया था। ली हुआ अपने दिल और दिमाग में मची उथल पुथल को काबू कर जल्दी से चेयरमैन केबिन के अंदर गई। उसे चेयरमैन को बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देनी थी। दूसरों की उपलब्धियों के बारे में सोचकर उसे सिवाय डिप्रेशन के कुछ नहीं मिलने वाला था। तकरीबन 2 घंटे बाद बैंक की आवाज के साथ चेयरमैन केबिन का दरवाजा खुला। ली हुआ और तन्मय अब तक वहीं थे। वो दोनों अब तक कार्तिक को रिपोर्ट ही दे रहे थे। अचानक आए तेज आवाज सुनकर ली हुआ और तन्मय के साथ साथ कार्तिक का ध्यान भी दरवाजे की तरफ चला गया, जहां से बेला गहरी सांस लेते हुए अंदर आई। उसका सुंदर चेहरा पसीने से लथपथ था। बेला किसी पर ध्यान दिए बगैर चुपचाप प्राइवेट रूम के अंदर चली गई। उसके कदम हल्के लड़खड़ा रहे थे। बेला को उस हालत में देखते ही कार्तिक भी तुरंत उठकर उसे पीछे चला गया। ली हुआ ने यह नजारा देखा। उसके आंखों में जलन के अंगारे धधकने लगे थे, मगर वो कुछ नहीं पा रही थी और ना ही इन भयानक दृश्यों को अवॉइड करने के लिए वो वहां से कहीं जा सकती थी, क्योंकि चेयरमैन ने उन दोनों को वहां से जाने की इजाजत नहीं दी थी। प्राइवेट रूम में आते ही कार्तिक ने अपना ब्लेजर और टाई निकालकर बेड पर फेंक दिया। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। शायद बेला का बॉडी टेम्परेचर दोबारा बढ़ गया था। कार्तिक बाथरूम के अंदर आया। उसकी सोच सही थी। बेला सच में कोल्ड शावर के नीचे खड़ी थी। उसके भीगे कपड़े उसकी बॉडी से चिपक गए थे और सफेद शर्ट की वजह से रिवील होती उसकी डेलिकेट बॉडी उसे बेहद ही सेडिक्टिव लुक दे रही थी। कार्तिक ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो वाइफी? जवाब में बेला ने चौंक कर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो काम में बिजी थे ना। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने अपनी चीन उसके शोल्डर पर रख लिया। शावर का पानी अब उन दोनों को ही भिगो रहा था। कार्तिक ने बेला के शर्ट का बटन खोलते हुए कहा, मैं बिजी था, बट नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू वाइफी। कार्तिक की बात सुनते ही बेला की आंखें सिकुड़ गई। उसे कार्तिक की बातों पर फिलहाल बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। आफ्टर ऑल कार्तिक की हरकतें ही ऐसी थी। बेला ने सिर घुमाकर कार्तिक से पूछा, सच में क्या तुम्हें कोई शक है? बिल्कुल है, तुम कह कुछ और रहे हो और तुम्हारी बॉडी कुछ और चाह रही है। बेला की बात सुनकर कार्तिक की उंगलियां ठीक बेला सीने पर आकार रुक गई, जिसे महसूस कर बेला रोंगटे खड़े हो गए। कार्तिक ने धीरे धीरे बेला का सीना सहलाते हुए कहा, तुमने मुझे सेडीवीसी किया है वाइफी, तो तुम्हें ही मुझे झेलना भी होगा। मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। इस सब की वजह तुम खुद हो, इसीलिए तुम्हें मेरी जिम्मेदारी भी उठानी ही पड़ेगी। कार्तिक की आवाज बेहद ही धीमी और गहरी थी। कोई भी उसके शब्दों में उलझकर हिप्नोटाइज हो सकता था। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। Chapter 52 Life and Death Agreement। अब तक कार्तिक ने धीरे धीरे बेला का सीना सहलाते हुए कहा, तुमने मुझे सेडीवीसी किया है वाइफी, तो तुम्हें ही मुझे झेलना भी होगा। मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। इस सब की वजह तुम खुद हो, इसीलिए तुम्हें मेरी जिम्मेदारी भी उठानी ही पड़ेगी। अब आगे। कार्तिक की आवाज बेहद ही धीमी और गहरी थी। कोई भी उसके शब्दों में उलझकर हिप्नोटाइज हो सकता था। बेला के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1 मिनट के लिए उसे भी ऐसा लगा जैसे कार्तिक की बातें बिल्कुल सच है। उसने ही कार्तिक को सेडीवीसी किया हो। हालांकि बेला जल्दी ही कार्तिक के झांसे से बाहर आ गई। अब तक कार्तिक ने उसका शर्ट निकालकर बाथरूम के कोने में फेंक दिया था और खुद बेला के ठीक सामने खड़ा था। बेला ने हैरान नजरों से कार्तिक को देखा, जो अपने शर्ट के बटन खोलते हुए उसे ही गहराई से देख रहा था। बेला ने अचानक पूछा, तुमने हिप्नोटिज्म कब सीखा? जवाब में कार्तिक ने अपना शर्ट निकालकर फर्श पर फेंकते हुए कहा, जब तुम मेरे पास नहीं थी तब मैंने इसे सीखा। क्यों सीखा? अचानक पूछा गया। बेला का सवाल सुनकर कार्तिक की उंगलियां बेल्ट खोलते हुए अचानक बीच में रुक गई। पानी से भीगा हुआ उसका कठोर शरीर और उसके वी शेप टेट पैक के कट से फिसलकर गिरता हुआ पानी कार्तिक को आकर्षण का एक ऐसा मायाजाल बना रही थी जिसमें कोई भी फंस सकता था।
लड़की हो या लड़का। कार्तिक ने कुछ पल तक बेला को गौर से देखा। बेला की सुंदर काली सफेद आंखों में अनगिनत सवाल, संदेह और चिंता नजर आ रही थी। कार्तिक ने कोई जवाब दिए बगैर अपना बेल्ट निकाला और फिर वो अपने पैंट के बटन खोलने लगा। हालांकि बेला का ध्यान कार्तिक या अपनी कंडीशन पर बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग की सुई तो बस हिप्नोटिज्म पर आकार रुक गई, जिसमें कार्तिक ने शायद महारत हासिल कर लिया था। समीरा का भाई तरुण पहले हिप्नोटिज्म में पारंगत हुआ करता था। अधिकतर आम लोगों को उसने अपने इस खतरनाक स्किल के जरिए ही कैनिबल ट्राइब में शामिल कर लिया था। तरुण ने बेला पर भी अनगिनत बार हिप्नोटिज्म ट्राई किया था, मगर स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से तरुण कभी बेला को हिप्नोटाइज नहीं कर पाया था। मगर कार्तिक ने बातों ही बातों में उसे 1 मिनट के लिए हिप्नोटाइज कर लिया था। भले ही 1 मिनट के लिए ही सही, मगर यह बेला के लिए बहुत बड़ी और आश्चर्यजनक बात थी। बड़े बड़े रॉकवेव के एक्सपर्ट्स भी आज तक उसे हिप्नोटाइज नहीं कर पाए थे, मगर कार्तिक ने इस लेवल तक हिप्नोटिज्म सीखा क्यों था? इसी एक सवाल ने बेला के दिल और दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। कार्तिक ने बेला को कमर से पकड़ अपने करीब खींचा, तो बेला का कोमल शरीर सीधा कार्तिक के पत्थर जैसे शरीर से जा चिपका। कपड़ों के नाम पर बेला के शरीर पर ना के बराबर ही कपड़े थे। कार्तिक ने झुककर बेला की क्लीवेज पर पैशनेटली किस करते हुए कहा, मुझ पर ध्यान दो वाइफी, उन बातों पर नहीं है जिसका अब कोई वजूद ही नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कार्तिक का हर एक टच बेला की बॉडी में सिहरन पैदा करने लगी थी। बेला कार्तिक की बाहों में ऐसे सिमटी जैसे वो कार्तिक की बॉडी का ही एक हिस्सा हो। कार्तिक ने बेला की पूरी बॉडी पर किस करते हुए उसके बचे हुए कपड़े भी उतार दिए। अपने कपड़े तो वो कब का निकाल चुका था। कार्तिक ने बेला के दोनों हाथों को अपने हाथों में इंटरवेंट कर दीवार से लगा दिया। उन दोनों के बीच की दूरियां लगभग खत्म ही होने वाली थी। तभी अचानक कार्तिक रुक गया। उसका शरीर गर्म और सांसें गहरी हो चुकी थी, मानो वो खुद को बुरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। कार्तिक ने बेला के माथे से अपना माथा सटाते हुए धीमे स्वर में पूछा, क्या तुमने परसों मॉर्निंग आफ्टर पिल लिया था? जवाब में बेला ने आंखें खोलकर उसे देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, हम ली थी। तुमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था, इसीलिए लेना पड़ा। क्यों? तुम अचानक इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम हर बार वो पिल नहीं ले सकती हो, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, कार्तिक ने कहा, जिस पर बेला कुछ बोल नहीं पाए। कार्तिक ने अचानक बेला को अपनी बाहों में उठाया और उसे टब में सुला दिया, जो ऑलरेडी बर्फ और ठंडे पानी से भरी हुई थी। कार्तिक ने अपनी कमर पर टॉवल लपेटते हुए कहा, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बेला ने कार्तिक की बात पर कुछ नहीं कहा। उसका सुंदर चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। शायद उसे पता था कार्तिक क्यों जा रहा था। कार्तिक ने झुक बेला लिप्स पर लाइट किस किया और फिर बाथरूम से बाहर चला आया। कमरे में कार्तिक ने चारों तरफ अपना फोन ढूंढा, मगर उसे अपना फोन कहीं नहीं मिला। शायद उसका फोन बाहर वर्क डेस्क पर ही रह गया था। कार्तिक केबिन में आने को हुआ, मगर फिर कुछ सोचकर उसने बेड से वो गैजेट उठा लिया, जिसे गर्दन पर लगाते ही उसका एब्सोल्युटली स्टनिंग चेहरे मास्क के पीछे छिप जाता था। कार्तिक गैजेट लगाकर केबिन में आया। तन्मय और ली हुआ अब तक वहीं खड़े थे। कार्तिक को ऐसे देखते ही ली हुआ के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी नजर कार्तिक की मस्कुलर बॉडी पर ऐसे चिपक गई, मानो उसने कोई खजाना देख लिया हो। कार्तिक ने कोल्डली कहा, गेट आउट। पहले ली हुआ कुछ समझ नहीं पाए, मगर तन्मय के बताने पर उसे समझ आया। कार्तिक ने उसके लिए ही वो दोनों दर्दनाक शब्द बोले थे। ली हुआ ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए सिर झुकाया, फिर वो चुपचाप वहां से बाहर चली गई। बेला के बारे में सोच कर ही उसके दिल में आग लग गई थी। कार्तिक ने अपना रुख तन्मय की तरफ करते हुए उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, जिसे पूरा करके तन्मय जल्दी ही वापस केबिन में आ गया और उसने एक पैकेट कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक ने पैकेट लेकर उससे कहा, जाकर रिक्रूटमेंट में रेयांश और बिन की मदद करो। ओके चेयरमैन, तन्मय ने जवाब में कहा और तुरंत ही केबिन से बाहर चला गया। कार्तिक भी वापस बाथरूम में आया। बेला बाथटब में ही लेटी हुई थी। कार्तिक को आने जाने में मुश्किल से 5 मिनट का वक्त ही लगा था, क्योंकि उसके जरूरत का सामान तो रॉकवेव की डिस्पेंसरी में ही मौजूद था। बेला ने उसे देखते ही पूछा, तुम कहाँ गए थे? कहीं नहीं, केबिन में ही था। केबिन में? पर तुम केबिन में क्यों गए थे? इसके लिए, कार्तिक ने जवाब में कहा, जिसे सुनकर बेला ने उसके हाथ की तरफ देखा। कार्तिक के हाथ में प्रोटेक्शन की एक पैकेट थी। बेला उस पैकेट को देखकर हैरान और परेशान दोनों हो गई।
बेला ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारे केबिन में था? कमरे में नहीं। जवाब में कार्तिक ने कैजुअली अपनी कमर से टॉवल हटाते हुए कहा, नहीं, यह मेरे पास नहीं था। मैं अभी ही तन्मय से कहकर डिस्पेंसरी से मंगवाया है। कार्तिक का जवाब सुनकर और उसका लापरवाह बर्ताव देखकर बेला शब्दहीन हो गई। उसने तुरंत ही अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसका तो मन हो रहा था कि वो इस आइलैंड से गायब होकर कहीं दूर भाग जाए। कार्तिक हद से ज्यादा बेशर्म था। बेला पहले से ही जानती थी, मगर कार्तिक की बेशर्मी इस हद तक जा सकती थी, बेला ने ऐसा तो कभी कल्पना भी नहीं किया था। दूसरी तरफ किसी अज्ञात आइलैंड पर स्थित बंगले के बाहर एक चौपा आकार लैंड हुई। एक काले सूट वाला आदमी चौपर से बाहर निकला। उसके सर पर बाल का नामो निशान नहीं था। वह गंजा आदमी बेहद ही कठोर और सख्त दिख रहा था, मानो कोई इंसान ना होकर नर्क से आया दूत हो। आदमी को देखते ही एक गार्ड ने आकर उससे कहा, मन्नत सर, जल्दी चलिए, सम्राट आपके ही आने का इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी है। गार्ड की बात पर मन्नत ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो लंबे लंबे कदमों के साथ बंगले के अंदर आया और एक कमरे के बाहर आकर रुक गया। कमरे का दरवाजा बंद नहीं था, मगर फिर भी मन्नत ने अंदर जाने की गुस्ताखी नहीं की। अंदर से लगातार किसी के रोने और चीखने को आवाजें आ रही थी। हालांकि इसके बावजूद मन्नत किसी बहरे इंसान की तरह चुपचाप बाहर खड़ा रहा। आवाज बंद होने के 5 मिनट बाद मन्नत ने धीरे से दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ। मन्नत सावधानी के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। बेड पर कोई खून से लथपथ लड़की पड़ी हुई थी, जिसकी आंखें अजीब ढंग से खुली हुई थी और शरीर में तनिक भी हलचल नहीं था। शायद वह मर चुकी थी। लड़की के हाथ पैर अब भी बेड के साथ जंजीरों से बंधे हुए थे और पूरा सफेद बेडशीट खून की वजह से लाल हो चुका था। मन्नत लड़की की डेड बॉडी को नजरअंदाज करते हुए सीधा बालकनी में चला गया, जहां एक सुर्ख लाल आंखों वाला आदमी खड़ा था। पूरा बालकनी उस आदमी के सिगार के धुएं से भरा हुआ था। मन्नत ने सिर झुकाकर आदमी को ग्रीट किया। फिर उसने कहा, सम्राट, मैंने सारी छानबीन कर ली है। रॉकवेव में वाकई दोबारा से चेयरमैन का आधिपत्य स्थापित हो चुका है और मैडम रिचर्ड भी बिल्कुल सही सलामत है। सच में? जी सम्राट, कुछ दिनों पहले मैडम रिचर्ड से जुड़ी हुई एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुई थी। पहले तो उस वीडियो क्लिप को लोगों ने नकली समझकर नजरअंदाज कर दिया, मगर कल रात से अचानक मैडम रिचर्ड से जुड़ी और भी कई सारी बातें इंटरनेट पर एक साथ अपलोड होने लगी और आज सुबह ही इन्फोसिस ने उस सभी खबरों की पुष्टि करते हुए कहा कि मैडम रिचर्ड जिंदा है। पिछले 14 सालों से वो कोमा में थी और उनकी सेफ्टी की वजह से उन लोगों ने जानबूझकर उनके जिंदा होने की खबर दुनिया से छिपाई थी। मन्नत ने सम्राट को पूरा मामला बताया। हालांकि सम्राट ने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। लंबी खामोशी के बाद सम्राट ने सिगार का लंबा कस भरते हुए कहा, साम्राज्य की कोई नई खबर? जवाब में मन्नत ने कहा, जी सम्राट, आज से 23 दिन बाद आइलैंड बाहर आएगी और सुनने में आया है कि पर्ल्स आइलैंड पर लड़ाई की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। लगता है आपने जैसा सोचा था वैसा ही होने वाला है। मन्नत का जवाब सुनकर सम्राट बिना भाव के बोला, लगने में और होने में बहुत फर्क होता है मन्नत। खैर, उस लड़की के बारे में कोई जानकारी मिली? सम्राट के सवाल पर मन्नत ने कहा, थोड़ी जानकारी तो मिली है सम्राट। आपको धोखा देने के बाद अधिपति ने उन्हें किसी डक क्लैन के हाथों में सौंप दिया था। हालांकि अब उस डक क्लैन का नामो निशान खत्म हो चुका है। 24 साल पहले ईस्ट अटलांटिक ओशन में स्थित ब्रूनो आइलैंड पर एक लड़ाई हुई थी सत्ता को लेकर। उस लड़ाई में एक परिवार के तकरीबन 600 सदस्यों को एक रात में ही मार दिया गया था। डक क्लैन असल में वही परिवार है। हालांकि अफवाह है कि उस परिवार के कुछ बच्चे जिंदा बच गए थे, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है ये बता पाना मुश्किल है। मन्नत की बात सुनकर सम्राट ने कठोर लहजे में कहा, अगर अफवाह है फिर भी ढूंढो उन बच्चों को। वो लड़की मेरे लिए बहुत जरूरी है और उस तक पहुंचने का आखिरी जरिया वो बच्चे ही है। अपनी पूरी सोर्सेज लगाकर ढूंढो उन बच्चों। परितोष को झुकाने का इकलौता जरिए वह लड़की ही है। अगर बातें बिगड़ी तो वो हमारे लिए हुक्म का इक्का साबित होगी। सम्राट का ऑर्डर सुनने के बाद मन्नत तुरंत ही काम पर लग गया। 1 महीना बाद रॉकवेव एक हॉल में अनगिनत लड़के और लड़कियां मौजूद थे। उन सभी की उम्र 16 साल से ऊपर की ही थी। उसी हॉल की बालकनी पर रेयांश, बिन, आदित्य, तन्मय और रॉकी खड़े थे। उनके साथ हाई चेयर के कुछ मेंबर भी मौजूद थे, जो रॉकवेव के पिलर कहे जाते थे। सभी की नजर हाल में मौजूद लोगों पर ही टिकी हुई थी। बिन ने गहरी सांस लेकर कहा, 5 लाख एप्लीकेंट में सिर्फ 50,000 ही जिंदा बचे हैं।
अब पता नहीं इस टेस्ट के बाद कितने जिंदा बचेंगे। बिन की बात सुनकर एक हाई चेयर के मेंबर शोभित ने कहा, कमजोर लोगों के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है चीफ। वैसे भी आने से पहले इन लोगों ने लाइफ एंड डेथ एग्रीमेंट पर साइन किया था और यह आखिरी टेस्ट भी है। इसके बाद हमें हमारे जाबाज लोग मिल जाएंगे और बाकी लोगों को अपनी हिम्मत की कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि इन 50,000 लोगों में 30,000 लोग तो वही हैं जिन्हें प्रोफेसर रेयांश ने रॉयल एकेडमी में ग्रूम किया था। मानना पड़ेगा प्रोफेसर रेयांश, आपकी स्किल्स काबिले तारीफ है। आपका एक भी स्टूडेंट अब तक रिजेक्ट नहीं हुआ है और लगता नहीं है आगे भी कोई रिजेक्ट होगा। शोभित की बात सुनकर ना ही बिन ने कुछ कहा और ना ही रेयांश ने। हॉल में एग्जामिनर ने एक कैंडिडेट को अपने पास बुलाया तो कैंडिडेट आगे बढ़ा। उसके एक्सप्रेशंस और पत्थर में कोई अंतर नहीं था। एग्जामिनर लंबे समय तक उस इंसान की आंखों में गहराई से देखते हुए कुछ बुदबुदाता रहा। फिर उसने कई बार चुटकी बजाई। लड़का खामोशी से एग्जामिनर की आंखों में देख रहा था। एग्जामिनर ने हल्की मुस्कान के साथ लड़के को कहा, वहां टेबल पर खंजर रखी हुई, जाओ उसे उठाओ और खुद को खत्म कर लो। लड़के ने ठीक वैसा ही किया जैसा एग्जामिनर ने उसे कहा था। खंजर उठाकर लड़के ने खंजर सीधा अपने गर्दन पर खोप लिया और जब तक उसे इस बात का एहसास होता तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। क्या है डक प्लान? किस लड़की की खोज है इस गुमनाम सम्राट को? क्या होगा रिक्रूट का रिजल्ट? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।